आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एस सेल। तो देखिए बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वैलिड है ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी is valid for hydrogen like atom। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स देखिए क्या होते हैं, मतलब एटम्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन एटम्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। जिन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो होंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। और बोहर एटॉमिक थ्योरी वैलिड है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम। अब देखिए यहां पर हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम Li+2, बेरिलियम Be+3, बोरॉन +4 एक्सेट्रा। इन एटम्स के लिए बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वैलिड है। अब हम लोग इन्हीं एटम्स के लिए, ये एटम या फिर आयंस हैं, बोहर्स थ्योरी केवल और केवल उन आयंस या एटम्स के लिए वैलिड है जिनमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, सो ऑन, nth सेल एंड इंफिनिटी सेल, लास्ट में इंफिनिटी सेल। ये n=1 फर्स्ट सेल है, n=2 सेकेंड सेल है, n=3 थर्ड सेल है, सो ऑन, n=nth सेल, n=इंफिनिटी सेल। अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है इसका एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटम का एटॉमिक नंबर है Z। अब देखिए हमें ये बात पता है कि NS सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होंगी। पहली तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, NS सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है और इसकी रेडियस NS सेल की rn है। तो यहां पर इसके पास दो एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमें पता है बोहर पोस्टुलेट से, बोहर पोस्टुलेट से हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE into E अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिनियरली इनवर्ड होगा और ये Fe होता है, और बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है Fc।
तो Fe इज इक्वल टू Fc होता है। Fe क्या होता है? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और Fc होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बैलेंस होते हैं। बोहर ने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा था इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है और इन पाथ पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू MEVN स्क्वायर बाई RN। ये बोहर पोस्टुलेट से है, बोहर थ्योरी से है, ये बोहर थ्योरी से। अभी हम यहां पर MEVN स्क्वायर बाई 2 जो काइनेटिक एनर्जी वो ये है, तो यहां पर देखिए एक Rn से Rn कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा हाफ, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, MEVN स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन RN। ये हमारी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई RN। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अब इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्जेस R सेपरेशन पर होते हैं तो सिस्टम में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? When two charges are separated, जब दो चार्ज Q1 और Q2, Q1 प्लस Q1 और प्लस Q2, ये दो चार्जेस R सेपरेशन पर होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, तो ये h हाइट है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। इसी तरह से अगर दो चार्जेस R सेपरेशन पर हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर ध्यान रहे हम लोग चार्जेस के साइन कंसीडर करते हैं। साइन ऑफ चार्जेस, साइन ऑफ चार्जेस आर कंसीडर, इसमें हम लोग साइन ऑफ चार्ज कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर दो चार्जेस हैं, एक न्यूक्लियस का चार्ज है। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? ZE, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पर -E के बराबर चार्ज है। ये दोनों चार्जेस Rn सेपरेशन पर है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, ये पॉजिटिव चार्ज है, -E अपॉन RN। ठीक है? तो यहां पर देखिए
यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ZE² ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल है और निगेटिव है। देखिए निगेटिव है, तो यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बात ये कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/Rn, और पोटेंशियल एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/Rn। यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/Rn। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है हमारी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ET, टोटल एनर्जी ET, ये है फॉर्मूला। तो अभी टोटल एनर्जी हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी ET क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की माइनस टाइम्स होगी, ठीक है ना। और जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की माइनस टाइम्स होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी प्लस में है, टोटल एनर्जी माइनस में है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी देखिए कितनी आएगी, ई टोटल जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 1/2 माइनस टाइम्स है -1/2 और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ ठीक है ना। और इनटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90, इसका स्क्वायर होगा। और Z नीचे Rn आएगा, Rn की वैल्यू क्या होगी भाई, Rn की वैल्यू होगी 0.529 × 10⁻⁻10, और ये n स्क्वायर Z ऊपर चला जाएगा, इतने जूल। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ये होगी। अभी देखिए ये हमारी टोटल एनर्जी है। देखिए
हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, सो ऑन nth सेल। यहां पर n is equal to 1 फर्स्ट सेल, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to n। इसका एटॉमिक नंबर Z है। इसमें टोटल एनर्जी हमारी आई है E टोटल -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर मैग्नीट्यूड होगा बट प्लस में होगी। 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, मतलब -2 into 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा ये? 27.2 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सो ऑन इंफिनिटी सेल। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to infinity। तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा? E1 कितनी हो जाएगी? -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। फर्स्ट सेल के लिए क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पर n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल के लिए अगर देखेंगे, सेकेंड सेल में n इज इक्वल टू 2 होगा। तो सेकेंड सेल में n इज इक्वल टू 2 होगा, तो E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू n 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 4 से डिवाइड करेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3। E3 कितना हो जाएगा? E3 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ सेल के लिए n इज इक्वल टू 4। E4 क्या होगा? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा भाई? 13.6 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इंफिनिटी सेल के लिए, सो ऑन n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए E इंफिनिटी क्या होगा? E इंफिनिटी होगा 0। तो यहां पर फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड सेल की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंफिनिटी सेल की 0। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा और इसको सेकंड सेल में आपको पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? यहां पर अगर फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल में ट्रांजिशन करना है, n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है n इज इक्वल टू 2 में, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E2 माइनस E1, मतलब 2 की कितनी एनर्जी है? माइनस 3.4 माइनस 13.6, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे, 10.2, तो ये क्या होगा? फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट सेल से आपको थर्ड सेल में जंप कराना है तो थर्ड सेल के लिए डेल्टा n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 3 पर पहुंचाना है, तो डेल्टा E कितना होगा? माइनस 1.51 माइनस 13.6, कितना आ जाएगा भाई? 13.6 माइनस 1.51, ये आ जाएगा 9, ये आएगा कितना? 12.09 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 12 डेल्टा E इज इक्वल टू 12.09 दे देंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ जाएगा। इस तरह से जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलेगी? किसी ना किसी फोटोन के थ्रू। जब आप फोटोन से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा और वहां कितनी देर रुकेगा? 10 to the power minus 8 सेकेंड। यहां पर जो रेस्टिंग टाइम होगा डेल्टा T, वो होगा 10 to the power minus 8 सेकेंड, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपने इनिशियल सेल में आना स्टार्ट कर देगा। जब आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में चला गया। थर्ड सेल में 10 to the power minus 8 सेकेंड तक रुकेगा और फिर वो अपने इनिशियल सेल में आना स्टार्ट कर देगा। जब वो इनिशियल सेल में आ रहा होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्ट जंप कर जाए, वो ये भी कर सकता है कि थर्ड से सेकंड में आए और सेकंड से फर्स्ट में आए। लेकिन जब थर्ड से सेकंड में आएगा तो वहां रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल का था। उस एटम के न्यूक्लियस में केवल इतना ही चार्ज था कि वो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। सेकंड सेल में वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि फर्स्ट सेल से गया था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट सेल से हुआ था, तो वो गया तो एनर्जी के इफेक्ट से था। जब उसने फोटोन एब्सॉर्ब किया था तो फोटोन एब्सॉर्ब करके उसकी एनर्जी से हायर एनर्जी सेल में गया था और वहां पर 10 to the power minus 8 सेकंड तक रुककर वापस अपने इनिशियल सेल में आ गया। यहां पर जब वापस अपने इनिशियल सेल में आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट सेल से जंप करे। भाई लिया तो उसने एक साथ फोटोन था, यहाँ पर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्सॉर्ब किया होगा, तभी वो फर्स्ट से थर्ड में गया। लेकिन जब वापस आएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड से सेकंड पर आए,
और जब थर्ड से सेकंड पर आएगा तो सेकंड पर भी 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकेगा। लेकिन जब थर्ड से सेकंड पर आया है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा। कितनी एनर्जी का? चूंकि उसने कम ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की है अपनी, तो एनर्जी में ये जो कमी आई है, वो जो कमी है वो फोटोन के फॉर्म में इमिट हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। ठीक है, और यही बोर ने अपने लास्ट पोस्टुलेट में कहा था कि व्हेन वी गिव एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन goes to higher energy cell and after 10⁻⁸ second it starts come back its initial cell। और जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल सेल में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी है NS सेल की, और इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, उससे फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड energy of an electron in second cell of Li plus 2। Also find required energy for this electron to move fourth cell। देखिए यहां पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 3। तो लिथियम के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो Z=3 फर्स्ट सेल सेकंड सेल, और थर्ड फोर्थ n=1 n=2 n=3 n=4 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? ई टोटल का क्या फॉर्मूला होता है? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड सेल में E2 -13.6 Z कितना है? 3² और 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 9/4। अब 9/4 कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा -3.4 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे 30 -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी होगी। अब आपसे कहा गया है कि फोर्थ सेल में, सेकंड से फोर्थ सेल में जंप करना है इसको, तो कितने डेल्टा ई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग इसी तरह से E4 भी निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी for n is equal to 2 n is equal to 4। n is equal to 2 से n is equal to 4 में ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा ई E4 माइनस E2। E4 कितनी है? -13.6 3² अपॉन 4² -13.6 3² अपॉन 2²। तो
तो यहां से हम लोग 13.6 इंटू 9 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1/16, ये आ जाएगा 13.6 इंटू 9/16, 9/16 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी 30.6 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल ये कर देंगे, ये आ जाएगा 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सेल के और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और कुछ वेरिएशन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।